हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, इंडिया को लेके सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अगर कोई एक इंसान था कि इंडिया फ्यूचर में बहुत ज्यादा तरक्की करने वाली है, तो वो राकेश झुनझुनवाला जी थे, जो अपनी खुद की लाइफ में भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक और ग्रोथ ओरिएंटेड थे। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक आदमी ने इंडियन स्टॉक मार्केट से सिर्फ 5,000 रुपए से अपनी जर्नी की शुरुआत की थी और फिर सिर्फ ऑलमोस्ट 30-35 सालों में ही उन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की वेल्थ बना ली, तो क्या आप इस बात पे यकीन करोगे? अगर राकेश जी ने ऐसा नहीं किया होता तो हमें इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। लेकिन उन्होंने अपने स्किल से इसे रियलिटी में प्रूव करके दिखाया कि एक लाइफ टाइम में हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो एक ऐसे इंसान के ऊपर है जो कि मेरे और इंडिया के कई सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन और हीरो रहे हैं, जो है बिग बुल यानी राकेश झुनझुनवाला जी। क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े छोटे इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल मीडिया के लोग इनके पोर्टफोलियो को और इनके एक्शंस को काफी क्लोजली ट्रैक करते थे। और जैसे ही राकेश जी किसी स्टॉक में कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते थे तो फौरन एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती थी। और काफी बार वो स्टॉक सिर्फ राकेश जी की बाय करने की वजह से अपर सर्किट टच करता था, मतलब 5, 10 या 20% ऊपर जाता था, जो उसकी एक दिन की मैक्सिमम लिमिट होती है। तो पिछले 20-30 सालों में काफी सारे लोगों ने सिर्फ राकेश जी के पोर्टफोलियो को ब्लाइंडली कॉपी करके अपनी लाइफ टाइम की दौलत बना ली है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अब हम इनके पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं कर सकते और ना ही आज के बाद हमें ऐसी कोई न्यूज सुनने मिलेगी कि राकेश जी ने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। लेकिन दोस्तों, उनकी स्टोरी और उनके लेसन्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे, जो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से वो इस मुकाम तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते। तो दोस्तों, राकेश जी से अगर हमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सीखना चाहिए तो वो है रिस्क। उनके हिसाब से अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ रिस्क लेने से आती है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। अब इसका मतलब हम राकेश जी की स्टोरी से ही सीख लेते। तो राकेश जी को बचपन से ही स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था। उनके पापा इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते थे, तो जब भी उनके पापा के दोस्त शाम को उनके घर पे मिलने आते थे और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते थे, तो राकेश ये सब बातें काफी ध्यान से सुनते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बचपन से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया और कंपनीज के बारे में रीड करना शुरू कर दिया। तो एक दिन राकेश ने अपने पापा को कहा कि वो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते, और जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, किसी भी इंडियन पिता की तरह राकेश के पापा ने भी उन्हें शेयर मार्केट के चक्कर में पड़ने से मना कर दिया। उनके डैडी चाहते थे कि राकेश पहले एक अच्छी डिग्री कमा ले, फिर वो अपने पैशन को फॉलो कर सकते, ताकि उनके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। तो एक अच्छा बेटा होने के नाते राकेश ने बहुत मेहनत करके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री कमाई और इसके बाद उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी 1985 में स्टार्ट की, जब उन्होंने मुंबई आके स्टॉक एक्सचेंज में जॉब ली। लेकिन तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जो ऑब्वियसली बहुत ही कम होते। तब उन्हें अपने भाई की मदद से 2 क्लाइंट मिले, एक ने 2.5 लाख रुपए उन्हें उधार दिए और दूसरे ने 10 लाख रुपए। तो राकेश ने उनसे कहा कि वो उनके पैसों को एफडी से अच्छे रेट से ग्रो करके देंगे। फिर राकेश जी ने अपने क्लाइंट्स के पैसों को टाटा टी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जो उनकी लाइफ का सबसे पहला स्टॉक था, जो उस टाइम पे 43 रुपीज का था, और सिर्फ 3 महीनों बाद ही उस स्टॉक का प्राइस 143 रुपीज पे पहुंच गया। मतलब उन्होंने 3 महीनों में अपने पैसों को 3 गुना ग्रो कर दिया। तो इस बड़े प्रॉफिट के बाद राकेश को स्टॉक मार्केट में और भी कॉन्फिडेंस आ गया और तभी से उनकी रियल जर्नी शुरू हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे राकेश जी की लाइफ का सबसे पहला लेसन ये है कि जिस चीज को लेके आप बहुत ज्यादा पैशनेट और कॉन्फिडेंट हो, तो आप उसके लिए रिस्क लेने से घबराओ मत, क्योंकि उन्हीं का एक कोड है कि नेवर बी अफ्रेड टू टेक रिस्क, बट ओनली रिस्क सो मच दैट यू कैन अफोर्ड टू स्टैंड नेक्स्ट डे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप राकेश जी की लाइफ को थोड़ा डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा रिस्क लिए। जैसे उन्होंने बहुत सारे रिस्की ट्रेड्स किए, शॉर्ट सेलिंग भी की, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले। क्योंकि जब आप यंग होते हो तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है, तो आप फेल हो के वापस जीरो से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो फ्यूचर में आपको रिस्क लेके फेल होने से इतना रिग्रेट नहीं होगा जितना आपको रिस्क नहीं लेने से पछतावा होगा कि काश मैंने उस बिजनेस आइडिया पे काम कर लिया होता, या काश मैंने वो करियर जो मुझे पसंद था वो चुन लिया होता, तो मेरी लाइफ कितनी अलग होती। क्योंकि हम मेजॉरिटी इंडियन फैमिली के पेरेंट्स बाय नेचर हमें एक सेफ रास्ता चुनने को कहते हैं जिसमें ग्रोथ इतनी होती नहीं है। तो अगर राकेश जी ने भी अपने पैशन को फॉलो नहीं किया होता और रिस्क नहीं लिया होता, तो शायद हम इंडियंस के पास इनके जैसा एक लेजेंडरी इन्वेस्टर नहीं होता। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वो अच्छे प्रॉफिट कमाने वाले स्टॉक्स को ढूंढते कैसे थे, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने काफी सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जैसे टाटा टी, टाटा पावर, टाइटन, टाटा मोटर्स, क्रिसिल या फिर एस्कॉर्ट्स। तो इसका जवाब है कि राकेश जी कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टिप्स के बेसिस पे नहीं लेते थे और ना ही वो कोई टेक्स्ट बुक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे। वो अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी खुद से बनाते थे और एक इंडिपेंडेंट माइंड से सोचते थे कि उन्हें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो कभी भी क्राउड के साथ फैसले नहीं लेते थे। अब इसके लिए मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है 1989 का,
उस टाइम पे मिस्टर मधु दंडावटे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो एक बजट पास करने वाले थे। तो सभी लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि उस साल का बजट बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बुरा होने वाला है। तो इस प्रिडिक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट सेल करना शुरू कर दिए थे और देखते ही देखते मार्केट बजट के आने से पहले ही बहुत बुरी तरह क्रैश हो गया था। अब दोस्तों, अगर ये सिचुएशन में हम मार्केट को देखें तो मेजोरिटी लोग यहाँ पे क्राउड को फॉलो करके अपने स्टॉक सेल करने लगते, लेकिन राकेश जी ने पहली बार अपना इंडिपेंडेंट माइंडसेट शो किया और अपने पैसे मार्केट में इन्वेस्टेड रखे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिसर्च से ये पता लगा लिया कि मिस्टर मधु फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है और इसीलिए वो बजट को बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल ही रखेंगे। और इसीलिए राकेश जी ने स्टॉक मार्केट में अपने सारे पैसे उस टाइम पे लगा दिए। तो राकेश जी कहते थे कि उनकी वाइफ ने उनसे कभी कोई चीज की डिमांड नहीं की, लेकिन पहली बार उनकी वाइफ ने उनसे एक चीज मांगी थी कि उन्हें अपने बेडरूम में एक एसी चाहिए। तो बजट के आने से पहले राकेश जी के पास 2 करोड़ रुपए थे, जिसे उन्होंने पूरी तरह इन्वेस्ट कर दिया था। और इसके साथ में उन्होंने लेवरेज पोजीशन ले रखी थी, जो एक रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है, जिससे आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो जब बजट रिलीज हुआ और उनका पोर्टफोलियो ग्रो हुआ तो उनकी नेटवर्थ एक ही दिन में 2 करोड़ से 20 करोड़ की हो गई थी। और तब उन्होंने अपने घर पे एसी लगवाई और अपनी वाइफ से कहा कि हमारा एसी आ गया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली ये है कि उनके पास उस टाइम पे 2 करोड़ रुपए ऑलरेडी कैश में थे, वो भी उस टाइम के 2 करोड़। तो भी उन्होंने अपने घर के लिए एक एसी नहीं ली थी। और आज की तारीख में लोगों के पास 2 लाख रुपए भी बैंक में होते नहीं है, लेकिन वो फिर भी दूसरों को देख के महंगे महंगे आईफोन्स या गाड़ी के सपने देखते, बस इसीलिए क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि राकेश एक अच्छे इन्वेस्टर के साथ काफी फ्रूगल भी थे, यानी अपने खर्चों को कंट्रोल करने में काफी अच्छे थे। अब दोस्तों, ये 1989 के बजट का तो एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल था। मैं आप लोगों को एक बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे हमें पता चलेगा कि वो कितना अलग सोचते थे। तो जब 2020 के मार्च में सारी कंपनी का शेयर प्राइस कोविड की वजह से क्रैश हो रहा था, तो तब टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस भी बुरी तरह क्रैश हो गया था और वो 65 रुपीज के लो पे पहुंच गया था। इतना लो कि ये पिछले 12-13 सालों में नहीं हुआ था। तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, जो राकेश ने उस टाइम पे काफी बार न्यूज में कही भी थी, लेकिन शायद ही किसी ने सुना होगा। तो राकेश जी ने वो टाइम पे ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और काफी अच्छी क्वांटिटी में इन्वेस्ट किया और फिर सिर्फ 2 साल में ही ये कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपए तक पहुंच गया, मतलब 5 से 6 गुना रिटर्न्स। तो इससे हमें एकदम क्लियरली समझ आता है कि कैसे वो क्राउड के खिलाफ जाते और एक इंडिपेंडेंट माइंड से सोचते। क्योंकि मार्च 2020 में लोग किराने की शॉप्स और डीमार्ट की लाइन में लग रहे थे दूसरों को देख के, लेकिन यहाँ राकेश एकदम हाईली